क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी है। हम इसके पहले वीडियो में पौधों के पुष्प की संरचना में पढ़े हैं, जिसमें हम पुष्प की संरचना में उसके सभी भागों का अध्ययन किया तथा पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का रेखा चित्र भी देखा। और आज हम पौधों में जननांगों को पढ़ेंगे। तो पौधों के जननांग पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि जननांग क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि हर किसी कार्य के लिए कोई न कोई एक विशेष ऑर्गन सिस्टम या आर्गन होता है, ठीक है। उस आर्गन सिस्टम के अंतर्गत जो भी आर्गन आते हैं वो उसी के आर्गन्स कहे जाते हैं। अर्थात अगर कोई आर्गन सिस्टम मिलकर के किसी एक फंक्शन को क्रिएट कर रहा है या परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सारे अंगों को उसी फंक्शन के आधार पर ही नाम दिया जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पौधों में जनन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जननांग की बात करते हैं तो जो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को जननांग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो जननांग है यदि हम उनका वर्गीकरण करें तो जननांग का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किया जा सकता है। एक उनकी उपयोगिता के आधार पर और दूसरा है लिंग के आधार पर। अगर उपयोगिता के आधार पर हम देखें तो हमारा जो जननांग है वह दो भागों में बटा होता है। एक होता है हमारा सहायक जननांग और दूसरा होता है हमारा मुख्य जननांग। अब सहायक जननांग क्या है? सहायक जननांग ऐसे जननांग होते हैं जो जनन की क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग तो नहीं लेते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसे हम कहते हैं सहायक जननांग। अब इसके बाद हमारा आता है मुख्य जननांग। मुख्य जननांग क्या होती है? ऐसे जननांग जो जनन की क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अर्थात जिनकी अनुपस्थिति में लैंगिक जनन की प्रक्रिया असंभव होती है, ऐसे जननांगों को हम मुख्य जननांग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला हमारा जो जननांग की वर्गीकरण है वह दूसरा आधार है उसका लिंग के आधार पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ जीवधारियों को छोड़ करके प्रत्येक जीवधारियों में दो अलग अलग लिंग पाए जाते हैं, एक नर और दूसरा मादा। और कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जिनमें नर और मादा एक ही जंतु में पाया जाता है। मगर जननांग दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहे कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो या फिर बाइसेक्सुअल हो, किसी भी जीवधारी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों सेक्स ऑर्गन्स का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अवशेष किया है
तो उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वह नहीं हो सकती है। तो उसी प्रकार से पौधों में भी दो प्रकार के जननांग होते हैं, एक मादा जननांग और एक नर जननांग। ठीक है। अब मादा जननांग और नर जननांग क्या है? तो किसी भी जाति के जीवधारियों में, ठीक है, किसी भी जाति के जीवधारियों में नर जीवधारी में उपस्थित, ठीक, नर जननांग की हम बात कर रहे हैं, किसी भी जाति के जीवधारी में उसके नर जीवधारी में उपस्थित जो भी जननांग या जनन तंत्र होता है उसे नर जननांग कहते हैं। वैसे ही हमारा आता है मादा जननांग। तो किसी भी जाति के जीवधारी में मादा जीवधारी में उपस्थित जननांगों को मादा जननांग कहते हैं। और अब हम यह बात करेंगे पौधे के नर जननांग की। तो जो पौधों का नर जननांग होता है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कई सारे स्टेमेन से मिलकर के बना होता है जिसको हम पुमंग कहते हैं। ठीक है। और जो हमारा पौधों का जननांग पुंकेसर है, यह सभी लोग जानते हैं कि पुष्प की एक संरचना है और इस संरचना में ये एक ऐसा संरचना है जिसमें पौधे के नर युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए इसको नर जननांग कहते हैं। इस पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक पुधानी और दूसरा पुतंतु। अगर हम पुधानी की बात करते हैं, जो पुधानी होता है वह नर जनन तंत्र का या फिर नर जननांग का मुख्य भाग होता है। यह द्विपालित एवं चतुष्कोष्ठी होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं बायोटेट्राफिकस स्ट्रक्चर होता है इनका। और हम इसको क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम जब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी आंतरिक संरचना जब हम देखते हैं इसका टीएस काट करके, तो हमको ये दिखाई देता है कि ये जो पुंकेसर होते हैं दो पालियों में विभक्त होते हैं और प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठक पाए जाते हैं और इस तरह से इसमें कुल 4 कक्षा और 2 पालियां हो जाती हैं, इसलिए इसे द्विपालित एवं चतुष्कोष्ठी कहते हैं। पुधानी को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं क्योंकि इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और जो पुधानी होता है जब इसका विकास होता है तो यह विकास की प्रारंभिक अवस्था में द्विपालित द्विकोष्ठी होता है। हम इसके विकास को अभी आगे पढ़ेंगे, तब तक यहाँ से कुछ जानते रहिए। जब इसका विकास होता है तो ये प्रारंभिक अवस्था में द्विपालित एवं द्विकोष्ठी होता है और प्रत्येक कोष्ठक पर 2 कोने होते हैं। और ये जब विकास करता है तो ये द्विपालित एवं यानी जब ये विकसित अवस्था में होता है
तो यह द्विपादी चतुष्कोष्ठीय हो जाता है, और जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो यह पुनः द्विपादी द्विकोष्ठीय हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम समझेंगे आगे फिगर के माध्यम से। और इसके बाद हम पुतंतु को बता देते हैं। पुतंतु एक लंबी नली के समान बेलनाकार संरचना होता है जो नीचे की तरफ पुष्पासन से या फिर कोरोला से, जिसको हम दलपुंज कहते हैं, से जुड़ा होता है तथा ऊपर की तरफ पुधानी से जुड़ी होती है। यह पुधानी को आधार प्रदान करते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके विकास के बारे में। विकास के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा परागकण का निर्माण क्या है, परागकण का अंकुरण क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, प्लांट्स के। सो आज के लिए इतना बहुत है। अब आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।